औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स का पोर्शन, डेफिनेशन और बेटा ये लेक्चर नंबर है हमारा 3rd। लास्ट लेक्चर्स में मैंने बेसिक्स 5 डेफिनेशन इनकम टैक्स की एक्सप्लेन की थी। तो साथ ही मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि इन 5 डेफिनेशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो जब ऑनलाइन हमारी जूम के ऊपर क्लास होगी उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले तो इनकम टैक्स के हवाले से लफ्ज़ एक्यूमुलेटेड का हमें पता होना चाहिए कि लफ्ज़ एक्यूमुलेटेड का इन इटसेल्फ मीनिंग क्या है। एक्यूमुलेट का मतलब है मजमुआ, और प्रॉफिट आपको पता है कि टैक्स लगता ही बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के ऊपर है। हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम इनकम्स जो होती है वो एंटर करते हैं, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट के ऊपर, जिसे प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स कहा जाता है, उस नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसे नेट इनकम भी कहते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो टैक्स हमेशा लगता है प्रॉफिट के ऊपर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर्स में क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। मसलन किसी साल अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो कंपनी के 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाए तो कंपनी उस प्रॉफिट को रिजर्व्स के अंदर रखते हैं, जिसे जनरल रिजर्व्स हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ये रिजर्व्स होते हैं जिसमें कंपनी अपने रिजर्व्स को मेंटेन करती है, और ये रिजर्व्स कंपनी इसीलिए मेंटेन करती है क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई अननेसेसरी कंडीशन, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ गए, सिचुएशन आ गई है, तो उस सूरत में कंपनीज अपनी उन जरूरियात को इस रिजर्व्स में से पूरा करती है। इनकम टैक्स के लिहाज से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम वो प्रॉफिट कहेंगे जो इन व्हाटएवर शेप भी है, वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अब इसके अंदर 2 लफ्ज बनते हैं, कैपिटलाइज और नॉट। बाज़ औक़ात कैपिटलाइज का मतलब ये होता है बेटा कि बाज़ औक़ात कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्दर शेयर्स इशू करना चाहती है, लाइक बोनस शेयर्स हो गए। वो बोनस शेयर्स फिर कंपनी कैश देने के बजाय अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप ये शेयर परचेज करना चाहते हैं तो जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे या जो रिजर्व्स होंगे उसमें से आपको क्या किया जाएगा, ठीक है, ये शेयर्स इशू कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब आपने उनको इन फॉर्म ऑफ स्टॉक, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स दे दिया तो वो कैपिटलाइज हो गया। और नॉट कैपिटलाइज का मतलब जो कंपनी ने अभी शेयर की फॉर्म में इशू नहीं किया बल्कि कंपनी के पास वो कैश फॉर्म में क्या है, पड़ा हुआ है। उसके बाद बेटा सेकंड डेफिनेशन इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का जो टैक्स पर्पस के लिहाज से ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट वो होता है जिसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। एग्रीकल्चरल इनकम का इन इटसेल्फ एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम की टाइप्स, एग्रीकल्चरल इनकम की एग्जांपल्स, उसके अंदर पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और इस तरह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये सारी इसकी टाइप्स बनती है। एग्रीकल्चरल इनकम बेटा वो इनकम है जो कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कमाता है, लेकिन किस जरिए से कमाता है, एग्रीकल्चर से, ज़राअत से। जो जमीन, जिस जमीन से वो इनकम कमा रहा है, शर्त ये होनी चाहिए कि वो जमीन पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर किसी दूसरे मुल्क में उस बंदे की एग्रीकल्चरल जमीन है और वहां से अगर वो इनकम कमा रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर ही नहीं होगी। एग्रीकल्चरल इनकम तब कंसिडर होगी अगर वो लैंड पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड होगी, जिसको हम कहते हैं लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। एंड सेकंड पॉइंट इज लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जमीन प्योरली एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल पर्पस
उसके ऊपर कोई ह्यूमन लेबर, कोई ह्यूमन एफर्ट लगनी चाहिए। कोई किसान उसके ऊपर कोई मजदूर मेहनत करेगा, उसमें ट्रैक्टर चलाएगा, उसमें हल वगैरह चलवाएगा, उसके ऊपर बीज लगेगा, उसके अंदर खाद डलेगी, यानी ये उसके ऊपर मेहनत होगी। और वहां से जब प्रोडक्शन हो जाएगी, जब पैदावार हो जाएगी, तो वो पैदावार जब मार्केट के अंदर सेल होगी, उसके बदले में पैसा मिलेगा। ठीक है, वो जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा होगा, वो टोटली एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। फिर एग्रीकल्चरल इनकम की कुछ टाइप्स है। जैसे मैं बात करता हूं, एक पर्सन क्या करता है, अपनी जमीन पे बाकायदा हल चलाता है, उसके अंदर फिर उसके अंदर बीज डालता है, बीज डालने के बाद फसल तैयार होती है, उस फसल को वो मार्केट के अंदर सेल करता है, और मार्केट में सेल करने के बाद उसको रीजनेबल अमाउंट मिलती है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस फसल के साथ कुछ जड़ी बूटियां भी उगाती है, जबकि वो जड़ी बूटियां ऐसी है कि जो उस किसान ने, उस पर्सन ने खुद नहीं उगाई, बल्कि स्पॉन्टेनियसली बजाते खुद नेचुरली वो क्या हो गई है, पैदा हो गई है। लेकिन आप लोगों को पता है, ये जो पंसार खाना वाले होते हैं, जिनको हकीम वगैरह कहते हैं, ठीक है, पंसारी कहते हैं, इनके पास जड़ी बूटियां, बहुत ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बड़ी महंगी होती है। तो अगर वो जड़ी बूटियां वो खुद ब खुद उग गई हैं और वो जड़ी बूटियों से पैसा कमाया गया, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। ना तो उसके ऊपर कोई ह्यूमन एफर्ट लगी, ना उसके ऊपर कोई लेबर लगी, ना उसके ऊपर बीज डाला गया, ना उस पर खाद डाली गई, बल्कि वो स्पॉन्टेनियसली हुई है। तो वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो फिर वो टैक्सेबल होगी, वो जड़ी बूटी वगैरह से जो इनकम कमाई जाएगी। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चरल इनकम की टाइप है, एक पार्टली एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल। कुछ इनकम होती है जो एग्रीकल्चरल भी होती है और नॉन एग्रीकल्चरल भी होती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। एक पर्सन है, उसकी अपनी ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीनों में वो चाय की पत्तियां उगाता है, चाय की पत्तियां उसकी उग गई है, वो चाय की पत्तियों की जब उसने चुनाई की, वो जो जमीन में उगी है वो होगी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट। लेकिन साथ ही उसके अपने प्लांट्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पे जो लीव्स है टी के, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू टी, चाय में उसको तब्दील किया जाता है। अब जमीन से जो फसल पैदा हुई चाय की, वो एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा होगा। लेकिन जब प्लांट में जाके उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उसको अदर शेप्स में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइक टी में, उसमें ब्लैक टी आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है, दूसरी इसकी टाइप्स है, ठीक है, उसमें जब कन्वर्ट किया जाएगा वो होगा नॉन एग्रीकल्चरल, वो एग्रीकल्चरल नहीं होगा। यानी वो तो दूसरी फॉर्म आ गई है ना, वो तो एक बिजनेस की शेप आ गई है। तो ये भी हो सकता है इसके साथ। फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो होती है जिसका बिल्कुल एग्रीकल्चरल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको भी फिलहाल दो डेफिनेशंस बताई है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और सेकेंडली एग्रीकल्चरल इनकम। कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक रीजनेबल क्वेश्चन बनता है। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसकी एग्जांपल देते हैं, फिर उसकी टाइप्स, एग्रीकल्चरल इनकम की टाइप्स अलग हो जाती है, पार्टली एग्रीकल्चरल, ठीक है, उसकी अलग हो जाती है, और नॉन एग्रीकल्चरल की अलग हो जाती है। अब नॉन एग्रीकल्चरल क्या होता है? मसलन किसी जगह पे कोई कीमती पत्थर वगैरह निकल आते हैं, तो वो तो नॉन एग्रीकल्चरल है, तो जमीन के ऊपर, लेकिन कोई पत्थर वगैरह कीमती निकलते हैं, कोई दूसरी कारें वगैरह निकल आती हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल है, वो एग्रीकल्चरल के ज़मरे में बिल्कुल भी नहीं आती है। एक डेफिनेशन और है, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का जो ज्यादातर इस्तेमाल है ना, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं टैक्स के शोबे से भी वाबस्ता हूँ, रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह से। प्रॉफिट ऑन डेट के आपने किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की है, किसी बैंक में आपने पैसे इन्वेस्ट किया अकाउंट के अंदर, और बैंक वाले आपको लाइक 8% इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं कि आपको 1 लाख के ऊपर 8% एनुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आप बेटा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाना चाहेंगे, तो लाइक आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बिजनेस इनकम भी है, और बिजनेस इनकम के अलावा ये जो प्रॉफिट एंड डेट है, ये आपकी अलग अलग से इनकम है, आपने इन्वेस्टमेंट की है।
जब आप अपनी रिटर्न शो करेंगे, रिटर्न के अंदर आप अपना बिजनेस जो है वो पूरा शो करेंगे, बिजनेस इनकम आपकी अलग होगी। और इसके लिए सेक्शन आता है प्रॉफिट एंड डेट, ये सेक्शन 153 के अंदर हम इसको एंटर करते हैं। तो सेक्शन 153 में पूरे साल में आपकी जितनी इनकम आई होगी प्रॉफिट की सूरत में, यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर जितनी इनकम आई होगी उसको हम 153 में शो करेंगे। और इसके ऊपर बाकायदा पहले से ही फिक्स रेट के ऊपर टैक्स कट जाता है। यानी बैंक वाले आपका जितना, मसलन अगर आपने आपको प्रॉफिट मिला 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपए प्रॉफिट में से 10% के हिसाब से बैंक वाले इसमें से जो 5,000 रुपया है वो क्या कर लेंगे, पहले ही काट लेंगे, और बाकी 45,000 रुपया आपके अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इनकम टैक्स के हवाले से प्रॉफिट ऑन डेट अगर कोई शख्स किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, उस सूरत में जो इनकम वो कमाता है वो प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। इसके अलावा या अगर हमने किसी से लोन लिया है तो जिस पर्सन से हमने लोन लिया है हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट के ज़मरे में ही आता है। आज के लिए बेटा ये तीनों डेफिनेशंस आप लोगों को वाज़ेह तौर पे क्लियर होना चाहिए। और अगर आप लोगों का इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह ताला आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।